नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर नेपाली बनी हुई है। नेपाल में इस वक्त आग लगी है, नेपाल जल रहा है और अब ऐसा लगता है कि इस जले हुए नेपाल को राख से ही खड़ा होना पड़ेगा। तख्ता पलट तो हो गया, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। प्रदर्शनकारियों के सामने पूरी सरकार झुक गई, खत्म हो गई। पीएम ओली सत्ता छोड़ चुके हैं। हालांकि अभी कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि राष्ट्रपति ने उन्हीं को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी बना रखा है। अब आगे क्या होगा यह सवाल है। प्रदर्शनकारी जो जेन जी के नाम से चल रहे हैं वो अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। कल रात को सेना प्रमुख ने, जो नेपाल के हैं, उन्होंने पूरे देश को से बात करते हुए कहा था कि बातचीत के जरिए आगे का रास्ता हल करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी घरों को लौट जाएं और हम उनसे बात करेंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे और आगे का एक वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो नेपाल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक बार फिर ये प्रदर्शनकारी और इस बार उनके सामने सेना है, ये आमने सामने आ रहे हैं। फिलहाल सेना ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक इन जेन जी के नेताओं के साथ सेना की भी हो सकती है और ये प्रदर्शनकारी अलग से भी मुलाकात करके आगे की रणनीति पर बात करेंगे। जेन जी क्रांति का आज ये तीसरा दिन है और नेपाल में अभी भी हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम जगहों को अपने कब्जे में ले लिया और इन सभी जगहों में आग लगा दी गई थी कल। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, सब जगह पर इन इमारतों को फूंक डाला गया था। प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसने की कोशिश की थी, ये भी खबर आ रही है। और इसके बाद सेना पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में भी तैनात की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और आपको एक लाइव अपडेट भी देंगे कि इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है। लेकिन अब जो गतिविधियां हो रही हैं वहां पर, उससे ऐसा लगता है कि आज शायद बातचीत की मेज पर आंदोलनकारी और दूसरी ओर सेना ये बैठे और कुछ आगे का रास्ता निकले। फिलहाल आपको अब एक अपडेट देने के लिए लेकर चलते हैं नीतीश चंद्रा के पास। वो बीरगंज बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, अभी की स्थिति क्या पता चल रही है, खासकर काठमांडू की? देखिए, काठमांडू में अभी भी तनाव है। हालांकि कल जिस तरह की तस्वीरें थी, जिस तरह से हिंसा हो रही थी, आज वैसा नहीं है और नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सेना लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो शांति बनाए रखे। इसके अलावा आंदोलन से जुड़े जो कुछ प्रमुख चेहरे हैं उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है। लेकिन छिटपुट कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर हैं भी और ख़ास तौर से जो जेल है वहाँ काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जेल ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। बीरगंज में आज सुबह सुबह जेल को तोड़ने की कोशिश गई और नेपाली सेना ने गोली चलाई है। 3 कैदियों को गोली लगी है। काफ़ी वहाँ पर गोली चली, देर तक गोली चली। और इसके अलावा अलग अलग जिलों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ जेल को तोड़कर कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इन पूरे हालात को देखते हुए भारत सरकार है, जो भारत की एजेंसियां हैं, वो भी काफ़ी सतर्क हैं और बॉर्डर के इलाके में सख्ती काफ़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि कैदी जेल से भाग रहे हैं, हथियार लेकर लोग सड़कों पर हैं। और चूंकि नेपाल और भारत की जो सीमा है बिल्कुल खुली हुई है, ऐसे में खतरा, अंदेशा इस बात का भी है कि उस तरफ से लोग आ सकते हैं, हथियार के साथ आ सकते हैं। दूसरी बात की जो नेता अधिकारी हैं वो भी वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि वो बिहार की तरफ आते हैं, भारत की तरफ आते हैं, तो वो भी एक विषय विवाद का हो सकता है। तो सारी परिस्थितियों पर एजेंसियां नजर रख रही हैं कि और हालात धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अभी भी नेपाल में हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते। नेपाली सेना के साथ आमना सामना की जो स्थिति है, यदि वो बनती है तो स्थिति और बिगड़ेगी। कल तक नेपाली सेना 2 दिन पहले तक आप देखें तो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रही थी। जो प्रदर्शनकारी थे उनके सामने प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन देर रात से जब सेना ने मोर्चा संभाला है उसके बाद लगातार सेना जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है, लोगों को रोक रही है, अपील कर रही है। अब देखना ये है कि आज जो एक बैठक होने वाली है जैन जी के नेताओं के साथ, उसमें क्या कुछ निकलता है। कुछ मांगे रखी गई हैं और उन मांगों को लेकर क्या कुछ नतीजा निकलता है। आगे नेपाल की सरकार का स्वरूप क्या होगा, किसको कमान मिलेगी, किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, ये तमाम सवाल अभी लोगों के जहन में हैं। लेकिन फिलहाल लोग काफ़ी दहशत में हैं और लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं क्योंकि दोनों तरफ की जो सीमा है एक दूसरे से बिल्कुल मिली जुली हुई है और लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा है कि कई लोग फंस गए हैं और लोगों के लिए जो है जाहिर है मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। जी, नीतीश साहब रहे हैं हमारे साथ।
तो नीतीश, जैसा आपको बता रहे हैं, अब सेना को ही कंट्रोल करना है नेपाल को, इसमें कोई शक नहीं है। और एक न्यूट्रल आर्बिटर की तरह तौर पर भी, एक मध्यस्थ की भूमिका भी वहां की सेना और वहां के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंडेल ये निभा सकते हैं। और जनरल सिंडेल ने कल अपने राष्ट्र को संबोधित भी किया और उन्होंने एक सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे भी मनवा ली, प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है, लेकिन अब अराजकता हो रही है और इस अराजकता को खत्म होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल्स पर भी हमले किए जा रहे हैं, हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक सेना के स्टेटमेंट में यह है कि बलात्कार की कोशिशें तक की गई हैं इस आंदोलन की आड़ में। तो ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं होगा और सख्ती से निपटेगी सेना। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बातचीत आपसे करना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां हैं ये कोई नहीं जानता। कुछ खबरें ऐसी हैं कि उनको सेना ने किसी सेफ हाउस में रखा हुआ है। कल ऐसी भी चर्चाएं थी कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब अगर वही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर फिलहाल बने हुए हैं और ये बात अगर आंदोलनकारियों के बीच में पहुंचेगी तो इसका क्या फिर से कोई रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो 2-3 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं इस पूरे आंदोलन के केंद्र में, उनमें सबसे आगे हैं बालेन शाह, जो कि एक युवा नेता हैं, 34 साल के हैं, मेयर हैं। और इनको माना जा रहा था कि एक बड़ा धड़ा आंदोलनकारियों का इन पर भरोसा करता है और चाहता है कि ये देश का नेतृत्व करें। अभी वो बात तो नहीं हुई, लेकिन बालेन शाह ने कहा है कि हम सेना के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली शर्त यह है कि संसद को भंग करें। संसद जब तक भंग नहीं होगी तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि नए सिरे से देश के अंदर चुनाव कराया जाए। तो एक बार अभी की परिस्थितियों पर हमारे साथियों के पास क्या अपडेट है वो भी जान लेते हैं। त्रिपाठी जी, आज बातचीत होगी नेपाल में, आज से शांति होगी, उम्मीद करें? नहीं, निश्चित तौर पर होगी। और कल जो हमारी बातचीत हुई थी, जिसको हमने कहानी कुर्सी की में भी कहा था कि शाम 7 बजे तक सेना टेक ओवर कर लेगी, बालेन शाह सड़क पर आ जाएंगे। कल के बाद बालेन शाह 2 बार लोगों के बीच में गए हैं और उन्होंने ये अपील की है। समस्या वहां अब दूसरे तरह की हो गई है। कई बार इस तरह के आंदोलनों की जो समस्या होती है, और जब किसी कम्युनिस्ट रिजीम का चेंज होता है तो जो उसका दूसरा खतरनाक पहलू होता है, जिसको कम से कम भारत के संदर्भ में हर दिन हम लोगों को जानना चाहिए, बताना चाहिए कि अल्ट्रा कम्युनिस्ट आकर उसको टेक ओवर करते हैं। अब ये जो पूरा आंदोलन था, बालेन शाह इसके नेता के तौर पर दिखे, एक जो हामी नेपाल जो सूडान गुरुंग जो एनजीओ है वो एक नेता के तौर पर दिखे, और उसके अलावा छिटपुट लोग हैं, जिसमें रविलाम छेई को भी उन्होंने निकलवा लिया जेल से और दूसरी जेल भी वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मुश्किल क्या हुई है कि कई जगहों पर कुछ लोगों ने हथियार अपने पास ले जाकर रख लिए। कुछ तो आपको पब्लिक में दिख रहे हैं, लेकिन जो वहां से जो मेरी बातचीत हुई और लोग जो कह रहे हैं कि लोगों ने हथियार अपने पास रख लिया है, उसका इस्तेमाल लूटपाट के लिए हो रहा है, उसका इस्तेमाल उस इलाके में लोगों को डराने धमकाने के लिए हो रहा है, और यहां तक कि कई जगह लोगों ने पुलिस थाने पर भी कब्जा करने की कोशिश की है, जो ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। कल शाम के बाद से जब से सेना आई है तब से हालात बहुत हद तक ठीक हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की मेज पर नहीं बैठे जा सके हैं। अभी एक प्रस्ताव के तौर पर जरूर दोनों के बीच में बात हुई, और यह भी कहा जाता है कि अशोक राज जी की बालेन शाह से लगभग कुछ बातों पर सहमति बनी है, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई ऐसी औपचारिक घोषणा न तो हुई है न होगी, ये जो वहां बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इनके बीच में से कोई प्रतिनिधिमंडल निकलकर अंतरिम सरकार की ओर बढ़ेगा। उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम तक ये होता हुआ दिखेगा। जी, कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे नेपाल में कोई सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी अंदर दाखिल होकर के, और राष्ट्रपति भवन के बाहर तो हम, क्योंकि हमारे सहयोगी वहीं मौजूद थे, तो देखा हमने कि सेना ने बैरिकेड हटा दिया और जाने दिया आराम से, क्योंकि उनको भी लगा था कि अब इस वक्त जिस मूड में ये लोग हैं इनको नहीं रोका जा सकता। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्रियों को मारा गया, पीटा गया, शेर बहादुर देउबा हो, उनकी पत्नी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको मारा पीटा गया है, और एक पूर्व प्रधानमंत्री और हैं उनको मारा गया, उनकी पत्नी को इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। कई जगह तो ऐसा कहा जा रहा है कि आग लगा दी गई घर में, वो जिंदा जल गई। ऐसी भी खबरें जो आई हैं। तो ये तो पूरी तरीके से कल जो था वो अराजकता का दिन था नेपाल का। इसीलिए नेपाल के सेना प्रमुख को सामने आना पड़ा और उन्हें कुछ बातें कही थी। कल मैं आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं। शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। आन्दोलनरत समूहलाई
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौँ। सेना प्रमुख ने कहा कि अब आंदोलन स्थगित कीजिए, बातचीत के लिए आइए। भारत की भी बहुत इस पूरे मामले पर पैनी निगाह है। कल प्रधानमंत्री दिन में दौरे पर थे, सुबह उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया, फिर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले और शाम को जब वो लौटे तो उन्होंने सीधे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। ये बैठक बड़े असामान्य वातावरण के अंदर ही बुलाई जाती है। जब पहलगाम का हमला हुआ था तब ये बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जो ऑप सिंदूर के दौरान इसकी लगातार मीटिंग्स होती रहीं और नेपाल की घटना के बाद भी प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को बुलाया और उनके साथ चर्चा की और उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया कि हम नेपाल के साथ इस पूरे घटनाक्रम में बने हुए हैं और हम चाहते हैं वहां जल्द से जल्द शांति स्थापित हो। तो भारत, अब ये भी कहा जा रहा है भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, हम बहुत सतर्क हैं लेकिन बहुत परेशान नहीं हैं, क्योंकि जो सरकार वहां चल रही थी तो वैसे बहुत हमारे हित का तो ख्याल वो सरकार रखने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी अराजक स्थिति जो है वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे तो खुले बॉर्डर्स हैं। फिलहाल सर, अब जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, ये बीरेन शाह या वहामी नेपाल के सदान गुरुंग, ये रमी लम्छाने, इनके नाम सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि यही अगली जो भी व्यवस्था बनेगी उसके नायक होंगे? सर, आपको याद हो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब ये बात हो रही थी कि यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही। तब भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि लीडर्स बाद में आते हैं, कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही सब लोग नहीं निकल कर आते, जब वहाँ पर कहीं पर पहुँच रहे होते हैं आप कल्मिनेशन के लेवल पर, तो वो लीडरशिप बाहर निकल कर आती है। और हो सकता है इसके पीछे की जो लीडरशिप है वो भी किसी दिन सामने आ जाए। मैं अब भी इस पर अड़ा हुआ हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वही लीडरशिप वहाँ पर काम कर रही हो। उधर बात हुई नेपाल में जो हिंदुस्तानी परिवार रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, कोई बड़ी अनटोवर्ड इंसिडेंट उस तरह से नहीं हुए। सेना भी वहाँ पर कर रही है, अपना परेड भी कर रही है, एक तरह से कहना चाहिए, वो सारा चल रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन बालेंद्र शाह और ये जो और सब लोग हैं, इन्हीं के साथ बातचीत के अलावा कोई रास्ता अभी सेना के पास नहीं है और सेना चाहेगी कि कोई अंतरिम व्यवस्था हो जाए, ताकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर सेना के हाथ में ही चला जाएगा, तो वो और ज़्यादा मुश्किल होगा उससे निकालना। तो बालेंद्र शाह और जो लोग हैं उनके साथ चर्चा करके आज मेरे ख्याल से शाम तक इस पर बात होगी। अभी तो सवाल है कि नेपाल चला कौन रहा है भाई? उन्होंने तो सेक्रेटेरिएट तक फूंक डाला। हाँ, सिंह द्वार शायद नाम, अब वो ऐसी, हाँ, उसको भी जला दिया एक तरह से पूरा। तो अब वो व्यवस्था तो होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन में तो कुछ नेपाल में ठीक होने वाला नहीं है। और भारत के लिए दोनों तरह से चिंता की बात है, जिसको हम लोग कल भी बात कर रहे थे, अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है कि क्या कोई डीप स्टेट का रोल नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम में है। और अगर डीप स्टेट का रोल है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो मुझे कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचाता है। जितनी हिंसा हुई है, जितनी आंदोलन हुए हैं, होते रहते हैं देशों में, लेकिन जिस पैमाने पर हिंसा हुई है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर? यही मैं कह रहा हूं ना कि वो डीप स्टेट जो उस सरकार को, जो व्यवस्था, मौजूदा व्यवस्था होती है, उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने का, अनस्टेबल करने का, ये जो सारा घटनाक्रम है, वो मुझे डीप स्टेट को या विदेशी जो ताकतें हैं जो इस तरह की व्यवस्थाएं करती हैं दूसरे देशों में, उनका कोई ना कोई डायरेक्ट ना भी हो, इनडायरेक्ट तरीके से वो हाथ होता है। और ये बात ठीक है, जैसे समीर जी भी कल चर्चा कर रहे थे कि कुछ अंदर होता तभी आप टैप तो उनको करते हो ना, जिनको टैप करते हैं उन्हीं को आगे इंस्टिगेट करते हैं। ये विदाउट इंस्टिगेशन का नहीं है। यूथ के लिए आप मान सकते हो जैन जी को, क्या कि आप प्रवोक करते, जैन जी को खुद को नहीं पता होता कि उस प्रवोकेशन के पीछे कौन सी शक्तियां हैं। लेकिन कल कोई तो डायरेक्शन दे रहा था ना कि मंत्रियों के घर ढूंढने हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। वो कई बार ऐसा होता है कि वो, हाँ, एक बार दे दिया गया पीछे से, जरूरी नहीं है वो लोग सामने ही नहीं होते जो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो है। और भारत को भी इस पर चिंता करनी चाहिए। सीसीएस आमतौर पर जो देश में कभी ऐसा संकट हो, सिक्योरिटी की पर्पज हो, उसके लिए सीसीएस को बुलाते हैं। लेकिन नेपाल के मसले पर भी सीसीएस बुलाई, तो इसका मतलब भारत सरकार को चिंता है कि भाई पड़ोसी की जो आग लगती है उससे आपकी छत पर भी तपन महसूस होती है। और नेपाल के साथ तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, उसको देख रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे बताया गया कि पूरी तरह से नज़र रखे हुए कि कैसे इसमें, अभी वो दखल देने के मूड में नहीं है लेकिन भारत सरकार इस मामले में। जी समीर जी, क्या सूचनाएं मिल रही हैं? ये सुना है कि बहुत बुरी स्थिति में नेपाल अभी, भले ही सेना ने इसको टेक ओवर कर लिया है फिलहाल, लेकिन नेपाल में भी बहुत बुरी स्थिति है। और देखिए, पूरे ताश के पत्तों के समान जो सरकार थी वो ढह गई पूरी, और हालत इतनी बुरी है अभी। अब वो कह रहे संसद भंग करो, और कोई सांसद सामने आने को तैयार नहीं है कहने के लिए कि मैं नेता हूं यहाँ का। कल वो एक खबर देख रहा था कि एक सांसद को पकड़ लिया वहां की भीड़ ने।
तो उसको पूछा कि आप वही हो ना, तो उसने कहा मैं वे नहीं, मेरा चेहरा उससे मिलता, मैं वो नहीं हूं। तो उसको भीड़ ने छोड़ा, तो वो अपनी पहचान छुपा के बचा उनसे। अगर वो ये कह रहा है कि हाँ मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं वहां का, तो उसको भी पीट पीट के मार देते। तो इस समय जो युवा वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को ही नहीं मार रहे, उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी मारा है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पे हमला करा, उन्होंने चीफ जस्टिस के घर पे हमला करा। सुप्रीम कोर्ट से क्या आपकी दुश्मनी थी? आप सुप्रीम कोर्ट को आपने जला दिया, हिल्टन होटल जला दिया, जेल से आप अपराधियों को छुड़ाकर लेकर जा रहे हो, आप डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हो, आप नर्स के ऊपर रेप की कोशिश कर रहे हो। 26,000 से ज्यादा फाइलें आपने सुप्रीम कोर्ट की जला दी है, जो केस चल रहे थे। तो ये तो पूरी तरीके से अराजक है ना। आपकी मांग थी कि भाई वहां के राजा ओली साहब, वहां के जो प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दे लिया, उसके बाद आपको कम से कम शांति रखनी थी। रात को सेना बोल रही कि भाई इस अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अराजकता का यह आलम है कि भाई जिसको जो मिल रहा है उसको वो लूट के लेके जा रहे हैं। फर्नीचर की दुकान आप रुक रहे हो, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लूट के ले जा रहे हो, भोजनालय में घुस के किराने की दुकान से आप चावल गेहूं आटा जो मिल रहा है आप लूट कर लेके जा रहे हो। तो ये थोड़ी आंदोलन का उद्देश्य था। तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से अराजक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। अब जिसके हाथ में जो आ रहा है वो लूट कर अपने घर ले जा रहा है, चाहे वो पलंग मिले, कुर्सी मिले, फ्रिज टीवी मिले, वो लूटपाट बची हुई है। पूरा नेपाल इस समय तहस नहस हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता तो अब शेरा के सामने ये है कि भाई अब नेता कैसे बनाया जाएगा। मुट्ठी भर लोग तो थोड़ी करेंगे कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, या अराजक लोग तो तय थोड़ी करेंगे कि काठमांडू के मेयर पे हमारा भरोसा है तो उसको बना दिया जाए। पूरी नेपाल की जनता तय करेगी ना कि उनका नेतृत्व कौन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल वहां कोई एक पहले तो ऐसे लोग सामने आए जैसे बालेन शाह हैं, जिनका कोई असर हो इन आंदोलनकारियों पर, इनकी अपील का कोई असर हो। अब आज थोड़ी शांति दिखाई दे रही है आपको। अब नेपालगंज लेकर चलते हैं, नेपाल। वहां विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विशाल, अब देखना यह कि आज शांति बनी रहे पहली बात, और बातचीत शुरू हो। बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पहली चीज तो शांति बनी रहे और उसके बाद बातचीत की शुरुआत हो, और बातचीत की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो कि उसका असर प्रदर्शनकारियों पर भी पड़े। क्योंकि कल जिस तरीके के हमने हालात देखे और छिटपुट घटनाओं की अगर बात कर लिया जाए तो वो आज भी नेपाल में देखने को मिली है। और नेपालगंज की अगर बात कर लिया जाए, जहां इस समय हम मौजूद हैं एसएसबी कैंप के ठीक सामने, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है सौरभ यहाँ पर, और जो लोगों का आने जाने का सिलसिला है, वो चाहे नेपाल से लोग इंडिया आ रहे हों या इंडिया से लोग नेपाल जा रहे हों, उन सबका आने जाने का सिलसिला पूरी चेकिंग, फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्शन के बाद यहां पर लगातार जारी है। लेकिन जो लोग भी नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, सबका यह कहना है कि मौजूदा सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है, लिहाजा उनको ऐसी सरकार चाहिए जो उनके बारे में सोचे, उनके रोजगार के बारे में सोचे और उनके हित के बारे में सोचे। और उससे भी बड़ी बात सौरभ, जिसका जिक्र भी आपने किया, कि प्रदर्शनकारियों से उस नेता को सामने रखना होगा जिसकी बात प्रदर्शनकारी समझें, सुने। क्योंकि जिस अराजकता के साथ कल नेपाल में आग के हवाले पूरे नेपाल को किया गया है, काठमांडू की सड़कों को किया गया है, या यूं कहा जाए कि नेपालगंज जहां मैं मौजूद हूं यहां पर किया गया है, तो कम से कम इस तरीके के हालात में बातचीत को करना और उसको स्टैब्लिश करना अपने आप में आर्मी के सामने, आर्म पुलिस फोर्स के सामने, प्रदर्शनकारियों के सामने और आम जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो नेपाल इस समय सामने देख रहा है। सौरभ जी बिल्कुल। और देखिए, आज कल तो आग लगी हुई थी पूरे नेपाल में, और आज उस आग के बाद राख के निशान आपको दिखाई देंगे, चाहे आम लोगों के घर हों, नेताओं के घर हों, होटल हों। जब भी बहुत डिटेल में समीर जी ने बताया, कोई जगह कोई ऐसा संस्थान नहीं छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, मीडिया हाउसेस, सब जगह जाकर यह अराजकता की गई है। और आप वो देख रहे हैं, इसलिए अब ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इसके पीछे एक्चुअल मंशा क्या थी, या इनके पीछे ये जेनजी के नाम से तो ठीक है लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन इनको डायरेक्शन देने वाले लोग कौन थे, और आगे जो ये बातचीत होगी, सत्ता जैसे हस्तांतरण किया जाएगा सत्ता का, वो किन हाथों में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे नेपाल को कौन लीड करेगा, और हमारी कोई उसमें भूमिका हो सकती है। हालांकि भारत की पॉलिसी इस वक्त बिल्कुल ये क्लियर है, कोई दखल भारत इन हालात में नहीं दे रहा है, केवल स्थिति पर नजर रखी जा रही है, और शायद अभी फिलहाल इसके अलावा और कुछ वहां पर किया भी नहीं जा सकता। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, किया नहीं जा सकता जैसा ऐसा नहीं है। भारत बहुत वहाँ पावरफुल है सेंटिमेंटली भी, और वहाँ जितने आप कहें कि इंस्टीट्यूशन है उसमें भारत की बड़ी भूमिका है। लेकिन भारत ने खुद को एक कदम पीछे रखा हुआ है। अभी विजय जी ने कहा कि डीप स्टेट, फिर उन्होंने एक शब्द कहा फॉरेन हैंड। मुझे लगता है कि भारत के लोगों को कम से कम अभी डीप स्टेट की बजाय सिर्फ और सिर्फ फॉरेन हैंड कहना चाहिए वहाँ, क्योंकि डीप स्टेट हम सीधे अमेरिका से जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ जो चल रहा है, जिसको हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये
चाइना और अमेरिका का प्लेग्राउंड बना हुआ है। अब जब ये सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आएगी, तो उसके बीच में जो तत्व उसमें गए, और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, देखने वालों को ये जरूर समझना चाहिए, जब तक वो आंदोलन था, जब तक आप कह रहे थे कि ये सरकार भ्रष्ट है, इन मंत्रियों के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं, ये सब नेपाल को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा जीवन मुश्किल में जा रहा है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी, तो समझ में आती थी बात। लेकिन जब आप कहते हैं अच्छा वो पूरे प्रधानमंत्री कहां है, देवबा को खोजो, उनकी पत्नी को खोजो, जब आप कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को खोजो, जब आप कहते हैं कि झलनाथ जो पूर्व पीएम है उनका भी घर खोज लिया, वो बेचारे अभी किसी रोल में भी नहीं थे, उनकी पत्नी को जलाकर मार डाला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इन आंदोलनकारियों के बीच में कुछ तो लोग ऐसे थे जो कहीं से निर्देशित हो रहे थे, जिनको पता था कि यहां जाके आग लगानी। अभी एक जो अपनी स्क्रीन पर लगातार चल रही है हिल्टन होटल की, इसकी भी कहानी समझिए। ये अभी कुछ समय पहले, पिछले साल ही ये हिल्टन होटल शुरू हुआ है काठमांडू में। इन्होंने, ओली साहब ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि काठमांडू का नेपाल का टूरिज्म बढ़ाएगा। इसी के साथ वहां एक खबर छपी और चर्चा लोगों में चली कि हिल्टन होटल में खुद केपी शर्मा ओली की हिस्सेदारी है। कल जैसे ही अराजकता शुरू हुई तो बड़ा निशाना उनके प्राइवेट आवास के साथ हिल्टन होटल इस वजह से बनाया गया। तो वहां बाकायदा हर कुछ समय पर कुछ लोगों के पास मैसेजेस जा रहे हैं और कुछ टीम्स हैं जो ज्यादा खतरनाक है। वहां जो मोहल्लों से लोग बता रहे हैं, जैसे एक इलाके की मुझे जानकारी किसी ने भेजी कि वहां सीधे गए और उन लोगों ने मॉल फूंक दिया। मॉल फूंकने से पहले लोगों ने उसका सामान निकाल लिया। तो एक होता है ना, आप गुस्से में हैं, आप कहते हैं हम आग लगा देंगे, तो समझ में आता है चलो गुस्सा जाए, लेकिन जब आप कहते हैं सामान निकालो, आग लगा दो, यानी इस समय कुछ लोग दूसरी तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद जब सेना आ गई तो दूसरे मॉल को आग लगाने से बचाया जा सका। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट बड़े दूसरे तरह का चल रहा है और बिना किसी संकोच के भारत की जो भूमिका है वो निभाएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मैसेज, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में डाल दिया गया है कि नहीं नहीं देखो भारत तो ये करता है। और वैसे जो सेनाध्यक्ष हैं वहां के, वो हमारे यहां भी उनको मानद जनरल की उपाधि प्राप्त है। भारत और नेपाल ऐसे गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, नेपाल में फॉरेन हैंड है, अमेरिका और चाइना का प्लेग्राउंड बना हुआ है, उसके बीच में हम जितनी शांति हो सकती है उसकी भूमिका निभा रहे हैं अपने अलग अलग सोर्सेस से। नीतीश चंद्रा के पास फिर चलते हैं। नीतीश, चूंकि अब दिखाई दे रहा है कि सेना ही हालात को संभाल रही है, सेना की भूमिका क्या रही? कल कुछ ऐसी तस्वीरों में भी दिखा और लोगों का कहना है कि कुछ सॉफ्ट रही सेना इन प्रदर्शनकारियों पर, और शायद सेना प्रमुख का, प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, उनके इस्तीफे में उनका भी प्रेशर जो था उसने भी एक रोल प्ले किया। जी हाँ, बिल्कुल। और कल जो तस्वीरें आ रही थी उसमें आपने देखा भी होगा कि भीड़ जब प्रदर्शन कर रही थी, जो दफ्तरों में जाना चाह रही थी, तो नेपाली सेना उनको रोक नहीं पा रही थी, या उनकी मजबूरी थी, या कहें कि नेपाली सेना अपनी तरफ से कोई पहल करना नहीं चाह रही थी। और वो वहाँ भी दिखा जहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जब भीड़ अंदर जाना चाहिए तो नेपाली सेना वहाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन अंदर भीड़ चली गई। तो सेना ने कल जरूर एक तरह से कहें कि रोकने की कोशिश नहीं की, थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन शाम में जब हालात बिगड़ने लगे, जब अराजकता दिखने लगी, सड़कों पर लूटपाट होने लगी, जिस तरह से जेल से कैदी भागने लगे, हथियार लेकर लोग सड़कों पर आने लगे, तो उसके बाद देर रात जो है सेना ने इस स्थिति को समझा कि ऐसी स्थिति में हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। और उसके बाद फिर सेना ने मोर्चा संभाला है। और सुबह से वो तस्वीरें नज़र भी आ रही हैं कि जब सेना लोगों से अपील कर रही है, सख्ती भी बरत रही है, लगातार अपील की जा रही है, माइकिंग की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जेल से, वीरगंज से जब कैदी ने भागने की कोशिश की तो नेपाली सेना ने उस पूरे जेल को घेर लिया। तो अब सेना एक्टिव नजर आ रही है, अब सेना अपील भी कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें सेना किस तरह से उस तरफ आगे बढ़ती है, उसकी भूमिका क्या होगी। जो आंदोलन से जुड़े लोग हैं और सेना, उनके बीच बातचीत के जरिए क्या कोई रास्ता निकल सकता है, तो वो सारी तस्वीरें अभी स्पष्ट नहीं है कि नेपाल में क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरह के यहाँ हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और कई जो लोग फंसे हैं, खासतौर से काठमांडू में काफ़ी संख्या में भारतीय हैं, अब उनको वापस लाना एक बड़ी चुनौती होगी भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि कई लोग जहाँ तहाँ फंस गए हैं और उनको बाहर लाने की अब कोशिशें शुरू भी हो रही हैं। विशेष विमान भेजने की खबरें भी कुछ आ रही हैं। तो ये संभव है कि अब नेपाल के हालात को देखते हुए भारत सरकार जो है वो कोई कदम उठाए। और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती की बात है, क्योंकि नेपाल और भारत की जो सीमा है, लंबी सीमा है,
और कई जगह सीमा जो खुली हुई है, तो ऐसी स्थिति में भारत की एजेंसियों के लिए भी ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नेपाल के हालात जो हैं उनका असर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ ना हो, क्योंकि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी हिंसा हो रही है। वीरगंज का इलाका जो कि बिहार से सटा हुआ है नेपाल का, वहाँ भी जिस तरह से हिंसा हुई, वहाँ मंत्रियों के घर में भी आग लगाए, अधिकारियों के घर में आग लगाई गई, तो उसके बाद जाहिर है सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा नेपाल में, आगे शासन की जो बागडोर है, सत्ता की बागडोर, वो किसको मिलेगी, किस तरह की शासन व्यवस्था होगी। इससे पहले जो नाराजगी आती रही है लोगों की, उसमें राजशाही का भी एक पक्ष रहा है कि लोग राजशाही को वापस लाना चाहते थे। हालांकि अभी वो बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन आखिर जैन जी आंदोलन से जुड़े जो चेहरे हैं उनकी क्या भूमिका होगी, कि वो किस तरह से सामने आएंगे, ये सारे वो सवाल हैं जिसका अभी इंतजार है। जी सर, ये जो बात अभी नीतीश ने कही, ये एक हमारी चिंता होगी। भाई भारतीय मूल के बहुत से लोग वहां पर हैं, दो तरह के हालात, जी, दो तरह के भारतीय मूल के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो जो बसे हुए ही हैं, बहुत सारे लोग, मैं अभी चर्चा ही कर रहा था कि एक परिवार हमारे परिचित है, वो काठमांडू में उनका ससुराल है, वो बसे हुए, वो भी भारतीय हैं, लेकिन वो काठमांडू में उनका बिजनेस वगैरह है, तो उस तरह के लोग हैं। दूसरा जो बिजनेस के लिए आते जाते रहते हैं, खासतौर से बिहार से और उत्तर प्रदेश से, बॉर्डर से। तीसरे वो लोग हैं जो टूरिस्ट है, जैसे वहाँ पर बताया गया कि 30 से 40 गुजराती लोग हैं जो फंसे हुए हैं, वो ट्रैवल के लिए वहाँ पर गए थे, पशुपतिनाथ और जो जगहों पर घूमने गए थे। तो वो तीनों चार तरह के लोग हैं, कैसे किनको निकाला जाए। खासतौर से पहले तो वो लोग जो टूरिस्ट के तौर पर गए हुए हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखने की बात है, और उनको कैसे इवैक्यूएट किया जाए, इसकी चर्चा भी भारत सरकार में हो रही है कि वो कैसे किया जाए, जिसके लिए हवाई मार्ग तो बंद है, हाँ, एयरपोर्ट तो बंद है, एयरपोर्ट अभी दोनों ही बंद कर रहे, सड़क के रास्ते आया जा सकता है, लेकिन उनको इवैक्यूएट करना इतना आसान काम नहीं है। सड़क के रास्ते से लाना तो और मुश्किल काम है, जब वायलेंस इतनी हो रही हो। हवाई जहाज में तो ये होता है कि एक बार हो गया तो हो गया, रोड पर लेकर आना, बाई रोड लाना भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उस पर ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि बताया गया कि अभी 500 से 700 टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें 30-40 गुजराती फैमिलीज भी हैं, मतलब मेंबर्स हैं, जिनको जो लौटने वाले थे, उनको इवैक्यूएट करना ज़्यादा बड़ी चिंता की बात हो रही है। और वो नहीं चाहते, भारत की जो बड़ी चिंता है ना, वो ये है कि इस पूरे मूवमेंट में कहीं भारत विरोधी भावनाएं ज़्यादा तेजी से ना भड़क जाए, जैसे अभी चर्चा हुई कि अल्ट्रा बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। जी समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी सब लोगों को निकालना वहाँ से। इस समय अभी भारतीय दूतावास ने हालांकि सब लोगों से कहा है कि जहाँ रहे सुरक्षित रहे। भारतीय दूतावास लगातार वहाँ ध्यान रख रहा है चीज़ों को, लेकिन भारत और नेपाल इतना क्लोज मिला हुआ है, लोग आपस में मिले हुए कि बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। और कई बड़े व्यवसायी जिनके वहाँ पर बड़े गोडाउन में बड़ा सेंटर उन्होंने व्यवसाय का बनाया हुआ है, उनको भी निश्चित रूप से बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सेना का रोल मुझे बहुत निराशाजनक लगा। पूरा नेपाल जल गया और उसके बाद सेना एक्टिव हो रही है। आपको जो सेना को दिख रहा था कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट को जला रहे हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला कर रहे हैं, वो संसद में आग लगा रहे हैं, और तब तक सेना हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। मुझे लगता है कि सेना ने इससे बड़ा विकराल बनने में बड़ी मतलब लापरवाही पहले आना चाहिए था। भाई हम सरकार होती है, सरकार प्रधानमंत्री से नाराज सरकार के आदेश के तो सेना नहीं चल सकती। देखिए प्रधानमंत्री से नाराज भी, दोपहर तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया था, बिल्कुल, और उसके बाद शाम को शाम आए हैं। भाई भले ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया हुआ, लेकिन देश के संसाधन अगर जले और सेना शांत बैठी रही, मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। सेना को पहले हस्तक्षेप करके कम से कम संसद को बचाना था, राष्ट्रपति का घर, पूर्व प्रधानमंत्री के घर, सुप्रीम कोर्ट को आप बचा नहीं पा रहे हो। अब तमाम तरह की सड़कों पर अराजकता की स्थिति हो गई है। सेना को मुझे लगता है कि पहले सड़क पर जाना चाहिए था। कोई भी काबू कर नहीं सकता था, शायद ऐसे हालात थे वहां के। तो नेपाल की घटना पर हमारी नजर है, कोई भी अपडेट होगा तो आपके साथ सबसे पहले हम शेयर करेंगे।